नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हमारे साथ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल शर्मा जी, आपके कार्यकाल को 6 महीने पूरे होने वाले हैं और न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भजन लाल शर्मा जी, 6 महीने मुख्यमंत्री के रूप में जब आप अपने कार्यकाल को देखते हैं तो शुरुआती 6 महीने की सफलता को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी और हमने 15 दिसंबर को शपथ ली, उससे पहले हमारा जो संकल्प पत्र था, हम जनता के बीच में उस संकल्प पत्र को लेकर के गए थे। मैं कह सकता हूँ कि उस संकल्प पत्र के हमने 40 से लेकर के 45% तक के वायदे पूरे किए। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी, हम जनता के बीच में गए और हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो ये पेपर लीक प्रकरण में हम एसआईटी गठित करेंगे। तो हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की। हमने कहा राजस्थान के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आए दिन जिस तरह से माफिया आते हैं, गैंगस्टर पनप रहे थे, हमने कहा एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हम उनको खात्मा करेंगे। हमने दोनों को 16 दिसंबर को किया है और आप 6 महीने का परिणाम देख रहे हैं जिस तरह से हमने किया है। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी ऐसी योजनाएं थीं जो लंबे समय से उन योजनाओं के लिए राजस्थान मांग कर रहा था, और मैं दुर्भाग्य कहूँ तो लंबे समय कांग्रेस का इस शासन रहा है और कांग्रेस ने उन पर ध्यान नहीं दिया। चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो या हमारे यमुना समझौते की योजना हो, इनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसमें सफल रहे हैं और आने वाले समय में हमारी दोनों योजनाएं धरातल पर आने वाली हैं। पेपर लीक के मामले में भजनलाल जी, आपने बहुत सख्त रवैया अपनाया और आपने एक संदेश भी दिया पूरी प्रदेश की जनता को, बल्कि देश में भी पेपर लीक को लेकर बहुत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता है। लेकिन पेपर लीक मुद्दे पर जितने बड़ी बड़ी मछलियों की बातें बार बार हो रही थी, बड़े चेहरों की, बड़े नामों की, वो कब तक सामने आएंगे? कुछ इस बारे में आपने आपकी टीम से फीडबैक लिया है? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, हमको 90 दिन का काम करने का मौका मिला, आचार संहिता लग गई और मैंने ये सदन में भी कहा है, जनता के बीच में भी कहा है, कोई भी किसी तरह का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पेपर लीक से लेकर के जो भ्रष्टाचार किया है वो सभी को आना पड़ेगा और हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हम ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, किसान के उन बच्चों को धोखा देने का काम किया है, हम उनमें से किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हमने कहा है। जी, भजनलाल जी, आपने आचार संहिता का जिक्र किया तो चुनाव की बात आती है और चुनाव में जितनी हमें जानकारी मिल रही है, बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सुन रहे हैं कि उनसे उनके बाद में सबसे ज़्यादा डिमांड आपकी सीएम राजस्थान की रही कैंडिडेट्स के द्वारा, और आपने राजस्थान से बाहर लोकसभा चुनाव में तकरीबन 60 सभाएं की हैं, राजस्थान सहित आपने 150 से ज़्यादा सभाएं की है। इतना जो आपने पूरे देश को देखा है, क्या मिजाज देश का, मूड क्या समझ में आ रहा है? देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को केंद्रीय नेतृत्व पार्टी ने जो मेरे को निर्देश दिया, जहाँ जहाँ मेरे को जाने की कहा वहाँ गया, उनके बीच में गया, और मैंने जो पूरे देश के अंदर जितने राज्यों में मैं गया हूँ, मैंने देखा है जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। उन्होंने विश्वास इसलिए किया है कि जनता को लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी उद्भास पर विश्वास है। उन्होंने 2014 के बाद बदलता हुआ भारत को देखा है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश ने देखा है। और इसीलिए
देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। एक मुख्यमंत्री के रूप में कैसा लगता है जब आप सुनते हैं पार्टी में, बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के बाद भजनलाल शर्मा की डिमांड है, मतलब इतना ज़्यादा आपकी लोकप्रियता पूरे देश भर में, आपको खुद को कैसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं संगठन का कार्यकर्ता, पहले भी मैं कई प्रदेशों में लगातार चुनाव के दरमियान जाता रहा हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जहाँ मेरे को आदेश मिलता है जाता हूँ, और निश्चित रूप से मन में उत्साह भी है, उमंग भी है। पार्टी के लिए काम, जो काम हमें मिलता है उसको शिद्दत के साथ करना, और उस काम को पूर्ण रूप से मन से करना, ये ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते जितने भी लोग हैं वो काम करते हैं, वो उसी आधार पर करते हैं। भजनलाल शर्मा जी, जब आप बाहर देश में प्रचार प्रसार में लोकसभा के चुनाव में थे, तो यहाँ प्रदेश में विपक्ष ने बहुत इस बात को मुद्दा बनाया कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं संभाल रहे हैं बल्कि चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को विपक्ष के? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ राजस्थान के अंदर हमारी जितनी योजना है, पूर्ण रूप से हमारी योजनाएं चल रही हैं। विपक्ष का आधार जो होता है वो सिर्फ कहने का होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष ने राजस्थान को गर्त में ले जाने का काम किया है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि जिस तरह के बिजली का है, इन्होंने 2022-23 में अगस्त सितंबर में बिजली ली, और वो बिजली का उस समय मात्र 3.5-4 रुपये यूनिट के हिसाब से था, और इन्होंने उस बिजली को मई जून जुलाई में देने का एम किया है। आप देखिए, वो प्रदेश तो होशियार थे जिन्होंने एम किया है, क्योंकि मई जून जुलाई में सबसे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अगस्त सितंबर में बिजली लेकर के मई जून के महीने में हमें बिजली देना, ये राजस्थान की जनता के प्रति कैसा कुठाराघात है। उनको सोचना चाहिए किस तरह की JJM की हमारी योजना है। आपको मैं कह सकता हूँ कि इनको 2023 तक पूरी करनी थी, लेकिन आज वो योजनाएं अधर में लटक रही हैं। इन्होंने कहीं काम नहीं किया, अगर काम किया तो सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया, और उनमें भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उस जगह काम किया जहाँ ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। जी, भजनलाल जी, आप कहते हैं कि विपक्ष, कांग्रेस गर्त में ले गया प्रदेश को। आप राजस्थान को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? राजस्थान के लिए क्या करना चाहते हैं अगले 4.5 साल में, क्योंकि 6 महीने पूरे होने को हैं? देखिए, हमने जो वायदे किए थे, जनता के बीच में गए थे, हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे हमारा ERCP की योजना हो, यमुना समझौता हो, या हमारा देवास योजना जो हमारा उदयपुर का है, उसमें हम टनल बना करके हमने उसका शिलान्यास किया हो, या हमने नर्मदा को लेकर के, या हमने हमारी इंदिरा गांधी योजना को लेकर के, हमारा पोंग डैम है उसमें हमने कहा है कि उसमें हमारा पानी बढ़ना चाहिए, और उसमें जो 10 फुट क्षमता का भराव है वो भी पूर्ण करके राजस्थान को पूरा पानी मिलना चाहिए। भजनलाल जी, जब आप पानी की बात करते हैं, इस वक्त गर्मी से जनता त्रस्त है, बिजली और पानी बहुत बड़ा संकट है, और राजस्थान में तो दशकों से ये संकट रहा है। पानी के मुद्दे पर दीर्घकालिक प्रयास के रूप में आप, क्योंकि आप संगठन के व्यक्ति भी रहे हैं, आपने इतने अध्यक्षों के साथ काम किया है, बहुत, मतलब अपने आप में एक रिकॉर्ड है आपके नाम, और आपके नाम रिकॉर्ड ये भी कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछले 25 साल का जो 2 दिग्गजों का लगातार जो चेहरे थे उनके बाद आप आए हैं, तो राजस्थान की जनता आपको और भी ज़्यादा उम्मीद से देखती है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बाद जब भजनलाल शर्मा ने काम को संभाला है तो वो प्रदेश को क्या कुछ देख कर जाते हैं। आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, आपसे उम्मीदें सपने लोगों के ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप क्या पानी के मुद्दे पर ऐसा दीर्घकालिक सोचते हैं जिससे कि ये समस्या का समाधान हो? निश्चित रूप से ये मेरा जो वर्ष है ये बिजली और पानी के लिए है, और बिजली पानी के लिए इसलिए है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की है और बिजली की है। इसी से हमारा उद्योग चलेगा, इसी से हमारा पर्यटन चलेगा, इसी से आगामी योजनाएं हमारी बनेंगी। हमने कहा है
कि ये वर्ष पानी के लिए पूरी तरह से हम इसको करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से पुराने जो हमारे रिसोर्स हैं पानी के, उनको भी स्थापित करेंगे। नए रिसोर्स बना करके उनको पानी राजस्थान में सभी जिलों में किस तरह से पीने का पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो, उद्योग के लिए पानी की व्यवस्था हो, इसको भी करेंगे। दूसरा, हमने एक तरफ 1,65,000 करोड़ रुपए का हमने बिजली के एमओयू किए हैं, 1,65,000 करोड़ रुपए का किया है। आगे और भी हम करने वाले हैं। अगले समय आने तक 2 साल के अंदर हम बिजली के अंदर भी आत्मनिर्भर होंगे। राजस्थान बिजली को लेकर के सरप्लस होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इन सारी चीज़ों को किया नहीं। निश्चित रूप से बिजली और पानी को लेकर के ये भी करेंगे। और हमने 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमने घोषणा की थी कि राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, हम कई स्थानों पर 5-6 स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्र लाने वाले हैं, जिसमें हम पूरे देश के जितने भी हमारे उद्योग कराने के लोग हैं उनको आमंत्रित भी करेंगे। राजस्थान में उद्योग बढ़े, पर्यटन बढ़े, इसके लिए काम करेंगे। कृषि के क्षेत्र में हम कम पानी में किस तरह से खेती कर सकते हैं, इसका भी बढ़े। हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर यूथ विंग बहुत मजबूत है। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर सेना में लोग हैं तो हमारे सीकर, झुंझुनू, हमारी शेखावाटी से लेकर के जोधपुर से लेकर के हमारे भरतपुर से लेकर के बहुत लोग हैं। हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम आगे कदम बढ़ाएंगे। और हमने कहा है कि हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स में भी हम हमारी यूथ को आगे लाएंगे, जिससे कि हमारे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और ऐसे यूथ निकल करके आएंगे जो आइकॉन होंगे। तो जब आप यूथ और उद्योग की बात करते हैं, अभी चुनाव प्रचार के दौरान भी आप जितने राज्यों में गए, आपने पॉलिटिकल मीटिंग के साथ साथ वहाँ के जो प्रवासी राजस्थानियों के साथ इस विषय पर भी कुछ चर्चाएं की हैं, हमने सुना। उसका मकसद क्या था? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, राजस्थान के लोग हैं पूरे देश के अंदर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने परिश्रम से वहाँ स्थान बनाया है। उनके बड़े बड़े उद्योग भी हैं। हमने उनको आमंत्रित किया है कि आप आइए राजस्थान में, अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहेंगे और यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में आप अपनी भूमिका निभाइए। आइए, एक उद्योग यहाँ भी लगाइए। आपको हम पूरी तरह से जो हम दे सकते हैं सुविधा भी देंगे और माहौल भी देंगे। ये हमने उनसे विश्वास जताया। तो जो इतनी यात्राएं की, वहाँ के लोगों का, उद्योगपतियों का, प्रवासी राजस्थानियों का क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा रहा? वो लोग क्या सोचते हैं प्रदेश को लेकर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, उनके मन में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, सभी जगह मैं गया हूँ, मैंने देखा है, उनके मन में ये विश्वास है कि हम राजस्थान में हम रहने वाले हैं, वहाँ भी हम कोई ना कोई उद्योग लगाएं, हम वहाँ जाएं, हम ज़मीन से जुड़े रहें। कई वायदे हमने उनसे किए हैं। निश्चित रूप से आज हम नहीं कह सकते, आने वाले समय में कुछ हम इस तरह की योजनाएं भी बनाने वाले हैं कि वो लोग यहाँ आएँ और अपने मेहनत का और अपने परिश्रम का, अपनी ईमानदारी से जो वहाँ उन्होंने काम किया है, उसका लाभ राजस्थान की जनता को भी मिले। तो जब एक तरफ आप प्रवासी राजस्थानियों से इतना प्रदेश के लिए बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ विपक्ष राजस्थान में आपको घेर रहा था कि जो हीट वेव से होने वाली मौत है उनको मुआवजा दिया जाए। क्या राजस्थान सरकार और आप इस विषय में कुछ सोच रहे हैं? कितनी मौत हुई है हीट वेव से? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमेशा ये मौसम ऐसा आता है और यहाँ गर्मी की स्थिति होती है, हमने सारी व्यवस्थाएं माकूल की हैं। हमने सभी जिला कलेक्टरों से लेकर के सभी को हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन ये मौसम जिस तरह का होता है, ये आप सभी जानते हैं कि राजस्थान गर्मी के उसमें सबसे हीट पर होता है और हीट वेव है। हमने हमारे कार्यकर्ताओं से, प्रशासन से, हमारे सचिव जो प्रभारी हैं, आप देख रहे हैं 28-29 तारीख को सभी सचिव हमारे हर क्षेत्र में गए हुए थे। हमारे सभी सरकार पूरी तरह से, हमारे विधायक से लेके सांसद से लेकर के सभी हमारे उसमें लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सरकार का जो कर्तव्य है हमने पूरा किया है और एक कार्यकर्ता के नाते जो हमारे सभी संगठन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है और निश्चित रूप से हम आगे उनको विश्वास भी दिलाया है कि हम इस तरह की कोई भी बिजली पानी की कोई भी समस्या भी नहीं होगी और इस तरह से कोई
मुआवजे को लेकर आप कुछ सोच रहे हैं? आप पर एक राजस्थान को लेकर बहुत बड़ी चर्चा होती है कि मुख्य सचिव पूरी तरह से सरकार चला रहे हैं, सीएस सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के एकदम मतलब पैरेलल सरकार चल रही है। इस विषय पे विपक्ष बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। कि मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के पास कुछ कहने को कुछ है नहीं। अब एक बताइए, आचार संहिता में कौन काम करेगा? आचार संहिता के अंदर सरकारी तंत्र ही काम करता है। आचार संहिता किस बात का होता है, पहले उनको ये सोचना चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जितना आप काम कर रहे हैं, भ्रष्ट वो अफसर वो तमाम जो मशीनरी ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग इन्वॉल्व थे, आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने कहा है, पूर्ण रूप से कहा है, काम करने वाले भी लोग हैं, निश्चित रूप से काम करने वाले अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको प्रोत्साहन भी किया जाएगा। और जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और भजनलाल शर्मा जी, जब आप मुख्यमंत्री बने और 6 महीने जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जगी हैं कि उनकी पार्टी में कितने सारे सपने देखने की माहौल है। आप उन कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के उन नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता पार्टी के अंदर बड़े मन से काम करता है, समर्पणता के साथ काम करता है। मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आइए, काम करिए, मन से काम करिए, ईमानदारी से करिए, समर्पण भाव से करिए। आने वाला समय आपका है। भजनलाल जी, 2 सवाल और लूँगी आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए, जिससे कि जो नौजवान है, जो कार्यकर्ता है पार्टी का, जो आम आदमी एक मुख्यमंत्री को देखता है तो उससे प्रेरित होता है। फिट इंडिया कैंपेन, बहुत सारी चीज़ें केंद्र सरकार ने भी चलाई, आप भी युवाओं को लेकर बड़े सपने देख रहे हैं, तो युवाओं को आप बताएं, संदेश दें कि कैसे वो राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपके साथ आएँ, आप उनको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन खुली आंखों से सपने देखने चाहिए। सपने देखने के आधार पर हमको मेहनत भी करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत करता है उनके सपनों को कोई नहीं रोक सकता। आइए, राजस्थान के आवाम के लिए हम सभी मेहनत करें, अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, युवा आगे आएँ। आगे आने वाला समय युवाओं का है, और युवा जो कब करता है वो बदलने की क्षमता रखता है। भजनलाल जी, पार्टी के भीतर बीजेपी में एक चर्चा है कि भाई ये जो इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, 25 की 25 सीट अगर नहीं आती है तो वो आपके लिए एक तरह की पहला एग्ज़ाम है मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी की तरफ से। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने काम किया है, और मैं मानता हूँ, ये तो हमेशा कहते हैं, 2014 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी, और 24 में भी 25 सीट आएंगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, अमित शाह जी भी मान चुके हैं कि 25 नहीं आ रही है। अगर नहीं भी आती है तो उससे कोई फर्क पड़ता है? ये सच में कोई... देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर बार ये कहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है 25 की 25 सीट जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भजनलाल शर्मा जी। और एक बात और हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि आप गोवर्धन जी के इतने बड़े भक्त हैं, अब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, कैसे गोवर्धन जी के लिए समय निकालेंगे? निकालता हूँ, जितना जा सकता हूँ जाता हूँ। गिरिराज जी की कृपा है। बाकी उन्होंने जो काम दिया है, ये भी काम तो उन्होंने दिया है, तो वो काम उनसे कहता हूँ कि जो काम आपने दिया है उसको कर रहा हूँ। यही गोवर्धन जी की पूजा होती है। और आप गोवर्धन जी की जब पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को भोजन खिलाना और खुद अन्न त्यागना, ये भी आपका एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत पैशन है। यही मूल मंत्र है क्या कि आपने इतने सारे अध्यक्षों के साथ काम किया? देखिए, भाव और भावना दोनों ठीक हो, काम करने का हमारा जज्बा हो, तो निश्चित रूप से ईश्वर मदद करता है। भजनलाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए, और आपके अगले पूरे इस 4.5 साल के कार्यकाल में आप राजस्थान की जनता के लिए इतना कुछ करें कि पिछले 25 साल में और ख़ास करके पिछले 15 सालों में जो काम प्रदेश में नहीं हुआ है उसे आप रफ्तार दे सकें।